यूपीएससी के एग्जाम के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस एग्जाम के थ्रू निकलते हैं, लेकिन आपको पूरे डिटेल में नहीं पता होगा शायद कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सरकार कैसे यूपीएससी से पूछती है कि भाई इतने लोग हमको चाहिए, इतने आईएएस चाहिए, इतने आईपीएस चाहिए, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में चाहिए, तो किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्या रोल डीओपीटी का है, सरकार का क्या रोल होता है, कौन सी मिनिस्ट्री होती है, इन सारी चीजों को मतलब ऐसे समझेंगे कि यूपीएससी एग्जाम है क्या, उसके आसपास में यूपीएससी और कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो उससे पहले आप मैड लाइफ स्टडी आईक्यू टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगता है, वो सारी चीजें यहां से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको आप देखेंगे एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी और यूपीएससी की जो भी मींस वैल्यू एडिशन चीजें हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये पब्लिक सर्विस कमीशन है कि आपको पब्लिक सर्विस करना है एंड उसकी एक बॉडी है, एक कमीशन है, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप देखेंगे कि आर्टिकल 315 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 315 इसके बारे में बात करता है कि एक यूपीएससी होना चाहिए जो केंद्र सरकार, सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट का काम करेगी। कि केंद्र सरकार है, ये पूरी सरकार में जो भी लोग मिनिस्टर्स है, उसके बाद में उनके अंतर्गत जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको जो चलाते हैं लोग, उन सब इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करने के लिए, उन सभी को लाने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। इसीलिए ये रिक्रूटमेंट एजेंसी भी कहा जाता है इसे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में। जहां पे आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो यहाँ पे होता है, तो राइट। ये इनका हेडक्वार्टर है, ये कमीशन है उस तरीके से। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी के बारे में। फर्दर आप देखेंगे कि प्राइमरी रोल क्या है। मतलब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए इंडिविजुअल्स आईएएस, आईपीएस, तो उसके लिए यूपीएससी उसका एग्जाम लेती है। एग्जाम लेने के बाद में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, सारी चीज हुई। लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराया क्यों है? ये कंडक्ट इसलिए कराया क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ये रोल हमने देखा कि रिक्रूट करना है जो टॉप सिविल सर्वेंट्स है एग्जाम के थ्रू, जिसमें सिर्फ यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिर्फ आईएएस का एग्जाम नहीं है। अब जो आईएएस के एग्जाम की बात करते हैं वो ये वाला है, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम भी होता है, सीएमएस भी होता है, मेडिकल सर्विस का जो एग्जाम होता है, सारे होते हैं, राइट। तो यूपीएससी इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और देखेंगे कैसे होते हैं ये एग्जाम्स को, राइट। फर्दर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। एक तो एग्जाम कंडक्ट कराया कि चलो इन सब लोग को उस तरीके से रिक्रूट कर दिया, उसके साथ साथ सरकार को एडवाइस करता है कि प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी सिविल सर्वेंट पे लेना है, जिनको एग्जाम कंडक्ट करा के ला दिया गया है, अब उन पे कोई एक्शन लेना है, उनका प्रमोशन कराना, उनका ट्रांसफर कराना, उसके बारे में भी सरकार को अपनी राय देता है। ये चीज हो जाता है। एंड उसके साथ साथ इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि जो भी लोग को रिक्रूट किया ईमानदारी से और सारी चीजें हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो हो, कि कोई गलत इंडिविजुअल को ऐसे ही रिक्रूट ना कर दिया जाए। हालांकि कुछ लूपहोल्स हमको देखने को मिले हैं रीसेंट टाइम्स में, लेकिन डिस्पाइट दैट ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये पूरा यूपीएससी का रोल है। अगर आप इसमें देखेंगे कि सरकार का कैसे रोल है, तो सरकार के लेवल पे हम देखते हैं मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। अब ये मिनिस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। ये वाला जो डिपार्टमेंट है आप देखेंगे ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस का। ये वाला है पेंशन और पेंशन के रिलेटेड है। और ये वाला जो डिपार्टमेंट है दैट इज डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। डीओपीटी जिसे हम कहते हैं, ये सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आता है, सरकार के अंडर है ये। तो ये मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट जाकर यूपीएससी से कहता है कि भाई हमें इतने लोग चाहिए, इतने लोगों को रिक्रूटमेंट करना, इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर आप देखेंगे यूपीएससी, तो यूपीएससी के अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि वहां पे लेट्स से बहुत सारी डिवीजन है। यूपीएससी के अंतर्गत भी बहुत सारे डिवीजन है। उसमें एक है एग्जामिनेशन डिवीजन। उस एग्जामिनेशन डिवीजन का काम है कि पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, राइट, इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए। तो हमने क्या देखा कि डीओपीटी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, वो सब। अब ये डीओपीटी इसके अंडर आता है एंड देयर आफ्टर डीओपीटी यूपीएससी से कहता है कि मुझे लेट्स से 1000 ऑफिसर्स चाहिए, है ना, 1000 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और ये एग्जाम के बाद में जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, दिस पीपल विल इवेंचुअली वो काम करेंगे मतलब सरकार के लिए, राइट। दे विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, या फिर उनका जो भी पोस्टिंग रहेगा पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस तरीके से ऑल इंडिया सर्विस है तो वहाँ स्टेट में जाकर काम करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आता है कि ये रिक्वायरमेंट अपनी भेजते हैं, देयर आफ्टर यूपीएससी इनके जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल कर उन जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उन सभी को डीओपीटी को नाम लेता है। एंड देयर आफ्टर दिस इज द हाउ द प्रोसेस किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे सरकार का ये रोल है एंड देन यूपीएससी एक
आप देखेंगे ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसी सरकार मतलब किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको, राइट। सो दैट इज दैट, उस तरीके से ये रूपरेखा, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होता है उसका। अब यूपीएससी में सीएसई क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होता है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनका एग्जाम है। अब ये कैसे हो रहा है? अब ये आईएएस जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, आईपीएस, आईएफएस, इन सब का एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ 18 और ग्रुप ए और ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज हैं। मतलब कि आप देखेंगे ये ग्रुप है, ग्रुप ए है, उसके साथ साथ ग्रुप ए की बहुत सारी सर्विस ऐसे होता है, ग्रुप ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, राइट। आईएएस, आईपीएस आप इनको इसमें गिन लीजिए, बहुत सारे ग्रुप ए में भी आते हैं, फिर कुछ बी के आते हैं, फिर सी के और डी के, उस तरीके से देखेंगे। लेकिन ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ये ए और बी, ये जो पार्ट है, लाइक इन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट कराता है। सी और डी के लिए दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब ए और बी में पर्टिकुलरली आप देखेंगे ये मेजर एग्जाम्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, किस तरीके से एग्जाम करना होता है। उसी के साथ में इसका प्रोसेस देखेंगे तो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। अब प्रीलिम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव है, जीएस का पेपर है, सीसैट का पेपर है। ये जो जीएस का पेपर है, मतलब ये सीसैट के पेपर में आपको कम से कम आपको 1/3 नंबर होना चाहिए। जब आप 1/3 नंबर इंश्योर करेंगे इसमें, तब जाकर लाइक 1/3 नंबर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपका ये वाला पेपर को कंसिडर किया जाएगा। एंड देयर आफ्टर आप यहाँ से क्वालिफाई कर आप मेंस में जाते हैं, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको रिटर्न आंसर्स लिखने होते हैं, 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, साथ में एक्चुअल में मेरिट डिसाइड होती है। उसके बाद में आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स मिलाकर देयर आफ्टर आपका फाइनल मेरिट बनता है और उसमें आपका फिर सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस करीबन 1 साल लगता है नोटिफिकेशन आने से रिजल्ट आने तक। तो 1 साल का प्रोसेस होता है इसमें। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो नेशनैलिटी, यू हैव टू बी इंडियन फॉर आईएएस एंड आईपीएस, और अदर कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब कुछ जो दूसरे सर्विसेज है उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ वो सारी चीज़ें हैं वो अलाउड है। तो आप देखेंगे यू हैव टू बी इंडियन फॉर दिस। एज लिमिट यू विल फाइंड 21 से 32 ईयर्स, राइट। उसके साथ साथ ये जनरल कैटेगरी के लिए, एंड आफ्टर एज रिलैक्सेशन है दूसरी कैटेगरीज के लिए। फर्दर अटेम्प्ट्स की बात करें तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एंड एससी एसटी में तब तक जब तक कि ये एज रिलैक्सेशन के साथ में वो खत्म नहीं हो जाता तब तक। एंड एजुकेशन की बात करें तो यू हैव टू बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अब इसमें फाइनल ईयर अपीयरिंग भी दे सकते हैं अगर आप अपने फाइनल ईयर में है, 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में है, एंड उसके साथ साथ में आपका 21 ईयर का जो एज है वो फिनिश हो चुका है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, राइट। ये चीज़ है। तो ये एलिजिबिलिटी था। अब आपका एलिजिबिलिटी है, सब कुछ है। अब आपका जो ट्रेनिंग होगा, अब ट्रेनिंग आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होने वाला है। तो ट्रेनिंग शुरुआती आपका लबासना में होगा, विच इज़ इन मसूरी। ये 3 महीने के लिए आपका फाउंडेशन कोर्स होगा। उसके बाद में आपको जो भी सर्विस मिली है, आईएएस, आईपीएस, उसके हिसाब से आपको लेट्स से आईपीएस मिला है तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पे आपका फर्दर ट्रेनिंग होगा आईपीएस का। अगर आपको फॉरेन सर्विस मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ जाएंगे। अगर आईआरएस मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली यू विल गो टू अदर इंस्टीट्यूट या जो भी एकेडमी है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ में ट्रेनिंग में अगर हम देखें तो उसमें भारत दर्शन है, भारत दर्शन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होंगे, लॉ, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, एंड फिजिकल ट्रेनिंग, और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। तो सिलेक्शन होगा, उसके बाद में ये सारे ट्रेनिंग का पार्ट होगा। जब ये हो गया उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, ये एग्जामिनेशन वगैरह प्रोसेस ठीक है, लेकिन जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बाद करना क्या है? सुना बहुत है इसके बारे में लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अगर आप देखेंगे जॉब प्रोफाइल में तो आईएएस है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, आप सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्रीज में और पॉलिसी प्लान करेंगे सारी, ठीक है, ये होंगे। देयर आफ्टर यू विल बिकम सेक्रेटरी, उस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। अगर आईपीएस है आप तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, एंटी टेरर और इंटेल, सीबीआई, आईबी, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। आईएफएस होंगे तो इंडिया को अब्रॉड रिप्रेजेंट करेंगे एज ए डिप्लोमेट, हाई कमिश्नर और यूएन में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ये सारी चीज़ें होंगी। आईआरएस होंगे तो इनकम टैक्स, जीएसटी कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशंस, ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होगा। उसी के साथ में आईएएस, आईआरटीएस, आईडीएस, उनके स्पेशलाइज सर्विसेज है, उनका स्पेशलाइज काम होगा। यहाँ पे आपका ऑडिट का काम होगा, यहाँ पे रेलवे के रिलेटेड काम होगा, यहाँ पे डिफेंस के रिस्पेक्ट में काम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पर्क्स के, आपको बंगलो मिलेगा, कार मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी है, पावर है, रिस्पेक्ट है। चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे इसके साथ साथ। ये सारे अगर प्रिविलेजेस हैं तो चैलेंजेस भी है, वो है कि वर्किंग आवर्स हो सकता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, कभी कभार आपको रात को 3 बजे भी कॉल आ सकता है कि कहीं पे क्राइम हो गया है, आपको जाना पड़े वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी वाली बहुत देयर वुड बी हाई अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू मतलब इंटेग्रिटी वगैरह सारी चीज़ आपको मेंटेन रखनी है। एंड उसी के साथ में पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा,
तो कैसे बैलेंस करके चलना, इन सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पूरा एग्जाम का प्रोसेस है, उसमें दूसरे एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सिर्फ यही एग्जाम बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है यही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं। अगर उसको देखेंगे आप तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, उसके साथ साथ मेडिकल सर्विस का एग्जाम है, एंड आफ्टर आप देखेंगे कि डिफेंस के एग्जाम है, एनडीए, सीएपीएफ, ये सारे आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन है, और ये सारे एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसके साथ साथ अगर आप समरी में पूरी कहानी को समझेंगे तो यूपीएससी का रोल क्या है, एग्जाम कंडक्ट कराना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिसर्स चाहिए, ऑफिसर्स ला के देना, कैसे ला के देगा, एग्जाम के थ्रू। अब ये डीओपीटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यूपीएससी को बताते हैं, यूपीएससी thereafter जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो डीओपीटी को बताते हैं, और ये पूरा प्रोसेस से चलता है। अब इसमें देखेंगे तो इट्स नॉट अबाउट मतलब यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट आईएएस, बहुत सारी सर्विसेज भी है उसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनली इट्स अ गेटवे टू शेपिंग इंडियाज गवर्नेंस। पूरे इंडिया के गवर्नेंस को शेप करना, पॉलिसी प्लान करना, उन सारी चीज़ों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा। उसी के साथ में ये टफ है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में अगर आप उसकी तैयारी करें तो क्लियर स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ये इंश्योर करेगा कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ में ये सिर्फ केवल जॉब नहीं है, राइट, केवल जॉब नहीं, आप काम पे जा रहे आ रहे वो नहीं है। इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पूरे देश को, नेशन को रिप्रेजेंट करना है एज ए ऑफिसर, है ना, जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है देश का, बहुत ही प्रीमियर एग्जामिनेशन है, एंड यूपीएससी को जिस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, जो फेयर प्रोसेस होता है, और हर साल एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, एक साल में प्रोसेस फिनिश हो जाता है, तो ये बहुत रॉबस्टनेस में ये सारी चीज़ें होती है ना, ये इंश्योर होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है एग्जामिनेशन में ये बना रहे हैं। उसी के साथ में जो मोस्ट नीडेड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो होते हैं वो इसी एग्जामिनेशन के थ्रू निकलते हैं। तो ये सारा इसका प्रोसेस हमने समझा कि क्या है यूपीएससी एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ कौन से दूसरे एग्जाम है, मतलब जो हमने लिस्ट देखी कि ये सारे एग्जाम है, ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है सारे एग्जामिनेशंस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। उसी के साथ में आप मैड लाइफ स्टडी IQ के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी और यूपीएससी के मेंस के वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ से। तो उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।